नमस्कार। आज हम इस पे बात करें कि अंग्रेजी राज ने भारत के देहाती इलाकों की मतलब तस्वीर कैसे बदली। हाँ, बंगाल के जमींदारों से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के आदिवासी और फिर दक्कन के किसान, सबकी दुनिया पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ा। और इसे समझने के लिए स्रोत भी कई तरह के हैं हमारे पास। सरकारी लगान के कागजात हैं। बिल्कुल, बुकानन जैसे लोगों के सर्वे हैं, उस जमाने के अखबार, और हाँ, वो खास जांच रिपोर्टें भी, जैसे 5वीं रिपोर्ट और दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, ये काफी अहम है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गांव देहात में अपना राज कैसे जमाया, उनकी लगान नीतियां क्या थीं, और उनका अलग अलग लोगों पर क्या असर हुआ, अच्छा या बुरा, और ये भी कि लोगों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। हाँ, कहीं स्वीकार किया, कहीं विरोध भी हुआ। बिल्कुल, कहीं लोगों ने हालात से समझौता किया तो कहीं जमकर विरोध भी देखने को मिला। तो शुरुआत बंगाल से करते हैं। 1793 का इस्तमराई बंदोबस्त सुनने में तो कंपनी का इरादा ठीक लगता था कि खेती में पैसा लगे, सरकार को तय वक्त पर लगान मिले। हाँ, और एक वफादार जमींदार वर्ग भी तैयार हो जाए। इरादा शायद यही था, लेकिन असलियत काफी अलग निकली। कैसे? जमींदारों पर लगान का बोझ वो बहुत ज्यादा था, और ऊपर से वो सूर्यास्त कानून के सख्त थे। हाँ, वो तो बड़ा मशहूर है। मतलब अगर तय तारीख के सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम। बिल्कुल, सोचिए 1790 के दशक में जब फसलों के दाम गिरे हुए थे, तब भी लगान पूरा देना है, वक्त पर देना है, चाहे फसल हो या ना हो। बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या जमींदार क्या वो चुपचाप सब सहते रहे? बर्दवान की नीलामी वाला किस्सा तो कुछ और कहानी कहता है। हाँ, वो तो है। राजा के अपने ही एजेंट नकली बोली लगाकर जमींदारी बचा लेते थे। ये एक तरह का चालाक प्रतिरोध कह सकते हैं। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीका। और ये अकेला नहीं था। बेनामी खरीद बहुत आम थी। मतलब किसी भरोसेमंद नौकर या रिश्तेदार के नाम पर जमींदारी वापस खरीद लेना। अच्छा। कभी कभी संपत्ति घर की औरतों के नाम कर दी जाती थी, क्योंकि उनकी संपत्ति जब्त नहीं हो सकती थी, और पुराने जमींदार के लठेत वो नए खरीदार को कब्जा ही नहीं करने देते थे। तो काफी तरीके थे उनके पास। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उनकी अपनी ताकत भी कम कर दी गई थी। फौज रखने पर रोक थी, कचहरियों पर कलेक्टर की निगरानी, तो वो पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। और इसी उथल-पुथल के बीच गांव में एक नया ग्रुप उभर रहा था, जोतदार, अमीर किसान। हाँ, ये बड़े किसान थे और ये गांव में ही रहते थे, तो गरीब किसानों पर इनकी सीधी पकड़ थी। जमींदार तो अक्सर शहरों में रहते थे। तो इन्होंने जमींदारों को कैसे चुनौती दी? ये अक्सर लगान चुकाने में जानबूझकर देरी करवाते, किसानों को जमींदार के खिलाफ भड़काते भी थे, और जब जमींदारी नीलाम होती तो खुद ही जमीनें खरीद लेते थे। अच्छा, तो ये जमींदारों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गए बंगाल में। बिल्कुल, बड़ी सिरदर्दी। और इसका जिक्र वो 1813 की 5वीं रिपोर्ट में भी आता है ना? हाँ, बिल्कुल। हालांकि लगता है उसमें जमींदारों की हालत थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, शायद कंपनी के कामकाज की आलोचना करने के इरादे से। हाँ, ये बात भी है। सरकारी रिपोर्टों को हमेशा देखना पड़ता है कि उसे किसने और क्यों लिखा है। सही। ये शायद एक सबक भी है कि लंदन में बने नियम जमीनी हकीकत से कितने अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई बंगाल की बात, जहां जमींदार और जोतदार की खींचतान थी। आप थोड़ा पूरब चलें, राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। हाँ, वहां का मामला एकदम अलग था। कुदाल और हल का संघर्ष कह सकते हैं इसे। कुदाल और हल? हाँ, वहां पहाड़िया लोग रहते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह जंगलों पर टिकी थी। वो कुदाल से झूम खेती करते थे, महुआ बीनते, रेशम के कीड़े पालते। और बाहरी दखल उन्हें पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो मैदानों पर हमले भी करते थे, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। अंग्रेजों ने पहले तो सख्ती दिखाई 1770 के दशक में, फिर शांति की कोशिश भी हुई। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने मुखियाओं को भत्ता देकर साधने की कोशिश की। हाँ, पर वो कोशिश बहुत कामयाब नहीं हुई, और फिर अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने संथालों को वहां बसाना शुरू किया, करीब 1800 के आसपास। संथालों को क्यों? मकसद था जंगल साफ करवाना और स्थायी खेती को बढ़ावा देना। संथाल हल चलाते थे, जो पहाड़िया लोगों की कुदाल वाली खेती से अलग था। स्थायी खेती मतलब ज्यादा लगान। अच्छा। और फिर वो दामिन एक कोह बना 1832 में, संथालों के लिए एक खास इलाका। हाँ, एक सीमांकित भूमि। शर्त ये कि वो स्थायी किसान बने। इसका नतीजा क्या हुआ पहाड़िया लोगों के लिए? नतीजा ये हुआ कि पहाड़िया लोगों को और अंदरूनी ऊंचे पहाड़ों की तरफ हटना पड़ा। उनकी पूरी जीवन शैली, उनका रहन सहन सब उजड़ गया एक तरह से। लेकिन क्या संथाल खुश थे? नहीं, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं रही।
उन पर भी भारी लगान लगा दिया गया। साहूकारों का कर्ज बढ़ता गया, जमींदार भी उस जमीन पर अपना हक जताने लगे। तो उनका भी शोषण हुआ। बहुत ज्यादा। और इसी शोषण के चलते 1855-56 में बड़ा संथाल विद्रोह हुआ। और बुकानन जैसे जो कंपनी अफसर थे, उनका क्या नजरिया था? फ्रांसिस बुकानन जो उस इलाके का सर्वे किया था, वो तो कंपनी के कर्मचारी थे। उनका नजरिया पूरी तरह व्यावसायिक था। वो प्राकृतिक संसाधनों की खोज में थे और जंगलों को खेती लायक जमीन बनाने के पक्के हिमायती थे। आदिवासियों की जीवन शैली को वो पिछड़ा मानते थे। समझ गया। तो पहाड़ों के इस संघर्ष से अब हम दक्कन के मैदानों की तरफ चलते हैं। वहां रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, ये क्या था? हाँ, रैयतवाड़ी। यहाँ लगान सीधे रैयत यानी किसान से तय होता था, जमींदार बीच में नहीं था। अच्छा। सरकार जमीन की अंदाजन औसत पैदावार निकालती थी और उसके हिसाब से अपना हिस्सा तय करती थी। और ये बंगाल की तरह स्थायी नहीं था, हर 30 साल में इसे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ भी लगान की दरें बहुत ऊंची थीं। बहुत ज्यादा। जब ये 1820s के दशक में लागू हुआ तो कई किसान तो जमीन छोड़कर ही भाग गए। अरे। हाँ, क्योंकि फसल खराब हो जाए या बारिश न हो, लगान तो चुकाना ही पड़ता था। ये लगभग नामुमकिन हो जाता था कई बार। और यहीं से फिर साहूकारों का रोल बढ़ गया होगा। बिल्कुल। लगान चुकाने के लिए और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी किसान साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। और ब्याज इतना ज्यादा होता था कि कर्ज चुकाना मुश्किल था। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और इसी का नतीजा था 1875 के दक्कन दंगे। हाँ, बिल्कुल। पूना के सुपा गांव से ये शुरू हुए और फिर अहमदनगर तक फैल गए। किसानों का मुख्य निशाना साहूकार थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साहूकारों के घर जलाए और सबसे जरूरी उनके बही खाते और कर्ज के कागजात, जिन्हें ऋणबंद कहते थे, वो जला दिए ताकि कर्ज का सबूत ही मिट जाए। अच्छा, ये तो सीधी कार्यवाही थी। हाँ, अंग्रेजों ने दंगों को तो दबा दिया, लेकिन जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग बनाया। उन्हें समझना था कि आखिर ये हुआ क्यों। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी लगान नीतियों ने पूरे भारत के देहात पर गहरा असर डाला। तरीके अलग अलग थे, असर भी अलग अलग था। हाँ, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त से जमींदार कमजोर हुए, जोतदार ताकतवर बने। राजमहल में पहाड़ियां और संतालों के बीच टकराव बढ़ गया। और दक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया, जिससे फिर विद्रोह हुए। और सबसे अहम बात यह है कि गांव के लोग चुपचाप सब कुछ सहते नहीं रहे। चाहे वो बर्दवान के राजा की चालाकी हो, या पहाड़ियां लोगों का अपने तरीके से प्रतिरोध, या संतालों का विद्रोह, या फिर दक्कन के किसानों का गुस्सा। सही बात है। ग्रामीण समाज मूक दर्शक नहीं था। उन्होंने अपने अपने ढंग से इन नीतियों का विरोध किया। बिल्कुल, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, संघर्ष किया। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या उस दौर की ये जो लगान व्यवस्थाएं थीं, कर्ज का बोझ था और किसानों के विरोध के जो पैटर्न थे, क्या वो आज भी किसी न किसी रूप में भारतीय देहात की सच्चाइयों में झलकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पर गौर किया जा सकता है कि क्या उन ऐतिहासिक जड़ों का असर आज भी किसी न किसी रूप में बाकी है।